चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं, जिसका नाम है आवर इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये कि हमारा देश इकोनॉमिकली कैसे चलता है वो हमें इस चैप्टर में समझना है। इकोनॉमिकली मतलब सिंपल वे में अगर आप समझो ना, तो पैसों के हिसाब से हमारा देश कैसे चलता है, हमारी कंट्री में कौन कौन सी वर्किंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चैप्टर समझना है। जिनमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि आप लोग जैसे मार्केट में ये बात सुनते हो ना कि यार मार्केट में है ना पैसा घूम नहीं रहा है, बरोबर। आप लोग मार्केट में अक्सर ये सुनते हो, बट जब भी मंदी आती है ना, जैसे अभी करंटली ये टाइमिंग चल रहा है, जैसे अभी ये कोरोना की सिचुएशन आई, कोविड की सिचुएशन आई, तो आप लोगों को ये ध्यान होगा कि भाई हर हर बिजनेसमैन या हर एक पर्सन, आपके घर में भी आपके पेरेंट्स शायद यही बातें करते होंगे कि यार मार्केट में पैसे घूम नहीं रहे हैं। तो ये पैसे घूमने का मतलब क्या, कि पैसे घूम नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ ये? तो इसका मतलब क्या, कैसे घूमते हैं ये पैसे, उसके बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे पैसे जो है वो जहाँ से शुरू होता है ना, घूम कर वापस वहीं पर ही आता है। जैसे सबसे पहले हमारी कंट्री में पैसे छापता कौन है या पैसे बनाता कौन है? तो पैसे बनाते हैं जो ये नोट छपते हैं ना, नोट सिक्के वगैरह जो भी छपते हैं ये, तो ये सब कौन छापता है, कहाँ छापता है? तो इसका पूरा राइट होता है आरबीआई के पास। हमारे इंडिया की सबसे मेन बैंक, जिसे आरबीआई बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास ये पूरा राइट है, ये पूरा हक है कि भाई वो जो है अपने हिसाब से पैसे छाप सकते हैं। जो ये 100, 200, 500, 2000 के नोट जो भी ये छपते हैं, ये सब उनके हाथ में होता है। मतलब देखो, सबसे पहले बैंक ये पैसे छापती है, बराबर। फिर ये बैंक ये पैसे लोगों तक पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है लोगों तक? घर घर जाकर देती है वो लोगों को, कि जो भी नए नोट बने वो घर घर जाकर लोगों में बांटेंगे। ऐसे होता है? नहीं। ये बैंक वो लोगों तक पैसे कैसे पहुंचाती है? तो लोगों को लोन देकर, लोगों को लोन देना, उधार देना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को सब्सिडीज देना, इनके थ्रू वो लोगों तक पैसे पहुंचाती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं फार्मर का, कि चलो फार्मर को खेती करने के लिए पैसों की ज़रूर है, तो फार्मर किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, बराबर ना। और बैंक से पैसे उधार लेगा ना, बराबर ना। और किसी के पास नहीं, फार्मर जाएगा बैंक के पास और उससे वो पैसे उधार लेगा। तो बैंक ने वो पैसे किसको दिए? फार्मर को दिए ना, बराबर ना। तो इस तरह से इस फार्मर को वो पैसे मिले। अब फार्मर ने उस पैसों से खेती की, खेती करके जो भी उसका अनाज तैयार हुआ, जो भी उसके क्रॉप से तैयार हुए, वो जाके उसने मार्केट में बेचे, बराबर ना। इसके बीच में उसने उस पैसों में से ट्रांसपोर्ट वाले, जैसे ट्रक वालों को पैसे दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी वालों को पैसे दिया होगा, इसके अलावा जो सीड्स खरीदे होंगे उसको पैसे दिया होगा, जो दूसरे सामान वगैरह खरीदे होंगे उसको उसने पैसे दिया होगा। उस किसान ने सबको पैसे दिए होंगे ना। वो पैसे किसान के पास कहाँ से आए? बैंक से ही। जो बैंक से पैसे मिले थे उसी ने ही सब कामकाज किया। मतलब वो पैसे बैंक ने किसान को दिए, किसान ने बाकी लोगों को दिए, फिर वो क्रॉप्स उसने बेचे मार्केट में, बराबर ना। तो समझो वही पैसे घूमकर मार्केट तक पहुंचे, बराबर। और फिर उसने मार्केट में जो सामान बेचा, उसने, किसान ने अपना सामान मार्केट में बेचा, तो क्या होगा कि मार्केट में से उस किसान को पैसे मिलेंगे। फिर वो किसान जो है वो अपने घर के सामान खरीदेगा, घर में जो भी सब्जियां चाहिए होगी, बच्चों के लिए एजुकेशन के पैसे या दूसरे खर्चे, घर में रोज के खर्चे होते हैं कि नहीं, तो वो घर के खर्चे पूरा करेगा। घर के खर्चे पूरा करेगा मतलब वही पैसे जो है वो दूसरे लोगों के पास जाएंगे, और उनके पास जब वो पैसे पहुंचेंगे तो वो पैसे वो सब लोग भी किसी और को देंगे, जिनके पास पहुंचेंगे वो पैसे किसी और को देंगे। तो इस तरह से वो पैसे घूमते रहेंगे ना, और आखिरी में जिसके पास पैसे ज्यादा बचेंगे ना, तो वो बचा के अपने घर पे नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, बचा के वापस फिर से बैंक में जमा कर देगा। मतलब वो बैंक से शुरू हुए पैसे वापस कहाँ पे आकर पहुंचे? बैंक में ही आकर पहुंचे। सीधे से अगर इस फार्मर से न समझ में आया हो तो मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर कि भाई मुझे पैसों की अगर ज़रूर है तो मैंने बैंक से उधार लिया, लोन लिया मैंने, तो बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए लोन दिए, बरोबर ना। हाँ चलो, 10 लाख रुपए बैंक से मैंने लोन ले लिए, और
उस 10 लाख रुपए का मैंने क्या किया, तो 10 लाख रुपए का मैंने अलग अलग चीज़ें खरीदी, मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी थी वो सब मैंने चीज़ें खरीदी। तो जो भी चीज़ें खरीदी तो मतलब उन सबको मैंने पैसे दिए होंगे ना, मतलब 10 लाख रुपए मैंने जो है वो 1,000 लोगों में बांट दिए। किसी से क्या खरीदा, किसी से क्या खरीदा, किसी से क्या खरीदा, तो उन सबको मैंने दिए ना। मतलब बैंक के दिए हुए 10 लाख रुपए वो सब लोगों में बंट गए। हो गया कि नहीं, सबके पास वो 10 लाख रुपयों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ गया, बरोबर। अब उन सबके पास जो भी हिस्सा होगा तो वो उसमें से किसी और को देंगे कि नहीं। मैंने किसी को दिए पैसे सामने वाले को, अब उसे भी तो और कोई चीज खरीदनी होगी ना अपने घर की, तो वो किसी और को पैसे देगा ना, बरोबर ना। मैंने किराने वाले को, चलो कि भाई ग्रोसरी शॉप को, किराने वाले को मैंने सामान खरीदने के लिए पैसे दिए। अब किराने वाले को कपड़े चाहिए होंगे तो वो कपड़े वाले को पैसे देगा कि नहीं। अब कपड़े वाले को अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने चाहिए होंगे तो वो खिलौने वाले को पैसे देगा कि नहीं, बरोबर। अब उस खिलौने वाले को घर के लिए सोफा वगैरह खरीदना है तो वो सोफे वाले को पैसे देगा कि नहीं। उस सोफे वाले को अपने घर वालों के लिए आइसक्रीम खरीदनी है तो वो जाके आइसक्रीम वाले को पैसे देगा कि नहीं। मतलब वो बैंक के ही पैसे थे जो मेरे पास आए 10 लाख रुपए, उसमें से थोड़ा हिस्सा मैंने किराने वाले को दिया तो वो पैसे किराने वाले तक पहुंचे, वहां से पहुंचे फिर कपड़े वाले तक, वहां से पहुंचे फिर जो है वो दूसरे तक, वहां से दूसरे तक, वहां से दूसरे तक, बरोबर। तो इसे कहते हैं पैसों का घूमना। फिर जिसके भी पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे ना तो वो सभी एक्स्ट्रा पैसे बचकर वापस कहाँ पे जाएंगे, बैंक में। हमारे पास सेविंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं ना। तो वो बैंक के पैसे हैं ना घूम कर वापस बैंक में ही आ जाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है फिर मंदी के वक्त, कि सपोज मैंने बैंक से उधार तो लिया, मतलब मेरे पास चलो पैसे तो हैं लेकिन मुझे खर्च ही नहीं करना है, क्योंकि भाई थोड़ी मंदी चल रही है कि मुझे खर्च नहीं करना है, या चलो मुझे बेसिक चीज़ें खाली खरीदनी है, घर में राशन का सामान तो चाहिए। तो मैंने राशन वाले को, मतलब कि किराने वाले को मैंने पैसे दिए कि भाई मुझे इतना सामान खरीदना है, तो मेरे पैसे पहुंचे किराने वाले के पास। लेकिन उसकी भी मंदी चल रही है तो वो उसने कपड़े वाले को पैसे नहीं दिए, उसने कपड़े वाले को पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि भाई मंदी चल रही थी, मुझे कपड़े नहीं खरीदने हैं। तो वहां से जब कपड़े वाले के पास पैसे पहुंचे ही नहीं, तो समझो जो पूरी सर्कुलेशन होती है ना, मनी सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, बाजार में मार्केट में जो है वो पैसों का घूमना, वो घूमना बंद हो गया। अब किराने वाले ने कपड़े वाले को ही नहीं दिए तो वो अपनी दूसरी चीजें कैसे खरीदेगा, बरोबर ना। यहाँ उसको नहीं मिलेंगे तो वो दूसरी चीजें कैसे खरीदेगा। तो यहाँ आगे जो चेन चलती रहती है वो चेन अक्सर टूट गई ना फिर, बरोबर ना। इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई मार्केट में पैसे नहीं घूम रहे या मार्केट में मंदी आ गई, बरोबर। तो इस तरह से शॉर्ट और सिंपल कहने की बात ये कि बैंक में जो चलने वाले पैसे होते हैं ना, या कहो पूरी इंडिया में, खाली बैंक में क्यों, पूरी इंडिया में जो चलने वाले पैसे होते हैं वो इसी तरह से कंटिन्यूसली जो है वो घूमते रहते हैं, बरोबर। फिर एक पॉइंट आता है आपके चैप्टर का कि हमारी कंट्री में जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, जो भी कामकाज होता है, जो भी तरह का कामकाज, उन कामकाज को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। जितने भी कामकाज होते हैं ना, उन कामकाज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कहलाती है ऐसी एक्टिविटीज कि जो एक्टिविटी करने पर, मतलब जो काम करने पर कुछ ना कुछ पैसे मिलते हो, मतलब पैसों के बदले में, इन द रिटर्न ऑफ मनी, मनी के बदले में जो भी काम किया जाता हो ना, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, बरोबर। और जो पैसों के बदले में काम न किया जाता हो, सिर्फ सेवा के लिए समझो, मतलब किसी का काम किया लेकिन उसके बदले में कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बरोबर ना। कि जैसे अगर कोई डॉक्टर जो है वो कोई पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उसके बदले में उसे फीस मिलेगी ना, वो पेशेंट उसे फीस देगा ना, पैसे देगा ना। तो ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई कि डॉक्टर ने इलाज किया, उसके बदले में उसे फीस मिली, बरोबर। लेकिन वही डॉक्टर अगर अपने घर वाले पर्सन में से किसी का इलाज कर रहा है, मतलब या अपनी पत्नी का या अपने बेटे बेटी का या किसी का भी इलाज कर रहा है वो, तो क्या उसे पैसे मिलेंगे, नहीं ना। घर वालों से थोड़ी पैसे मिलेंगे उसे, ठीक है ना। या अपने कोई रिश्तेदार का इलाज कर रहा है तो क्या उसे पैसे मिलेंगे, नहीं।
तो उसने एक्टिविटी की, उसने काम किया, लेकिन उसके बदले में कोई उसे पैसे नहीं मिले, तो ये कहलाती है उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही बात है ना ये? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो कि जिसके बदले में पैसे मिलते हो कहीं पर भी, कि अगर मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ, उसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई। लेकिन हर संडे मैं सिर्फ कहीं पे सेवा करने जा रहा हूँ, जैसे मंदिर में सिर्फ सेवा करने गया, या कहीं पर जो है वो कोई पुअर पीपल हैं उसके लिए मैं कुछ करने के लिए गया, सिर्फ सेवा करने के लिए गया, उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो वो क्या कहलाया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई। और हमारी कंट्री किससे चलती है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? तो हमारी कंट्री चलती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, बरोबर ना? हमारी कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग फिर अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स आती है। हमारी कंट्री में जितने भी कामकाज होते हैं ना, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाँ, नॉन इकोनॉमिक नहीं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, उसे मेनली 3 सेक्टर में या तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्टर के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। ये जो 3 सेक्टर है ना, वो हमारी कंट्री के 3 इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। और सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, हर कंट्री में ऐसा होता है, हर कंट्री में यही 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स बनते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स? तो पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा सर्विस सेक्टर, बरोबर? तो प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर वो कहते हैं कि जो एक्टिविटीज, जिस सेक्टर में जो एक्टिविटीज नेचर के साथ कनेक्टेड हो, नेचुरल थिंग्स के ऊपर या तो नेचुरल थिंग्स बनाने के ऊपर कनेक्टेड हो, तो वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज कहलाती है, या तो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं, बराबर ना? कि जो एक्टिविटीज नेचर के साथ कनेक्टेड हो, नेचर की चीज़ों का यूज़ करके और जो एक्टिविटी की जाती हो, तो वो सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, या प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। जैसे कि मेन आता है उसमें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नेचर के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसमें सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर, इन सब चीज़ों का ही मदद करके या इन सब चीज़ों का ही यूज़ करके ही तो हम लोग क्रॉप्स तैयार करते हैं ना। सब नेचुरल चीज़ें ही ना, ऑलमोस्ट नेचुरल चीज़ें, और नेचुरली क्रॉप से तैयार होते हैं ना, कि उसे हम लोग क्रॉप्स को खींच कर तो बड़ा नहीं करते ना, नेचुरली तैयार होते हैं ना उसमें, कि उसमें कोई दूसरी केमिकल प्रोसेस तो नहीं करनी पड़ती ना, बराबर ना? जो नेचर की चीज़ों से तैयार होते हैं, ज़मीन में से खुद क्रॉप से तैयार होते हैं, इसलिए वो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है, या तो नेचुरल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं वो। दूसरा, कि जैसे जो है वो फिशरीज करना, एनिमल हस्बेंडरीज करना, मतलब जानवरों को पालना, मछलियों को पालना, बराबर? ये सब किस में आती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब जानवरों को पालना वो नेचुरल चीज़ ही है ना, नेचर के जो एनिमल्स हैं उन्हीं को ही पालना, उन्हीं को ही संभालना, तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मानी जाती हैं, बराबर? या इनके अलावा माइनिंग करना। माइनिंग करना मतलब कि ज़मीन में से मिनरल्स निकालना। जैसे ज़मीन के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स आए हुए हैं, कि जैसे ज़मीन के अंदर से आयरन, कॉपर, या फिर गोल्ड, सिल्वर, ऐसे सब मेटल्स वो ज़मीन में से मिलते हैं। अब वो मेटल ज़मीन के अंदर किसी ने बनाए नहीं है, वो नेचुरली बने हुए हैं, सिर्फ उसे ज़मीन में से निकालना, तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है। इसे माइनिंग कहते हैं, माइनिंग। ज़मीन में से ऐसे मिनरल्स निकालना वो माइनिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो वो सभी एक्टिविटी कि जो भी नेचर के साथ कनेक्टेड हो ना, नेचुरल चीज़ों के साथ जो भी कनेक्टेड हो, तो उसे प्राइमरी एक्टिविटी या तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहलाती है, बराबर ना? तो प्राइमरी सेक्टर ये हमारा सबसे पहला सेक्टर आता है। दूसरा आता है, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर। दूसरी एक्टिविटीज उसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं, या तो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। तो सेकेंडरी सेक्टर वो होता है कि प्राइमरी सेक्टर में से जो भी चीज़ें मिलती है ना, उन चीज़ों के ऊपर मशीनों से प्रोसेस करके उनमें से दूसरी चीज़ें तैयार करना, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है, बराबर ना? प्राइमरी सेक्टर में से, ध्यान से सुनना, प्राइमरी सेक्टर में से जो भी चीज़ें तैयार होती है, उन चीज़ों के ऊपर नेचुरल प्रोसेस करके
उनमें से दूसरी चीजें तैयार करना, तो वो एक तरह की सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाई। बरोबर। सेकेंडरी सेक्टर अगर हम लोग कहें ना, तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम वो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ये कामकाज अक्सर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं आपको, कि जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, या जैसे कॉटन के क्लोथ बनते हैं, तो कॉटन के क्लोथ किस में से बनते हैं? तो वो बनते हैं कॉटन में से ना। ये कॉटन कहाँ से मिलता है हमें? तो ये कॉटन मिलता है एग्रीकल्चर में से। एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर में से मिलता है। तो प्राइमरी सेक्टर में से जो कॉटन मिलता है ना, जिसे इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में रॉ मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रॉ मटेरियल, मतलब कि कच्चा सामान कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में से जो कॉटन मिला, उस कॉटन के ऊपर मशीन में एक्टिविटी करके उस कॉटन में से कॉटन क्लोथ बनाया जाता है। कॉटन के प्लांट होते हैं ना, उनमें से फिर बनाया जाता है कॉटन क्लोथ। और वो कॉटन क्लोथ किस में बनाए जाते हैं? इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। और वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है, या वो सेक्टर वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। आ रहा है ना बात समझ में? तो प्राइमरी सेक्टर मतलब जो नेचुरल चीजों के साथ जुड़ा हुआ हो, बरोबर ना। सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में से जो भी चीजें मिलती है ना, उनके ऊपर प्रोसेस करके जो दूसरी चीजें बनाई जाती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जैसे कॉटन में से कॉटन क्लोथ बनाना, तो कॉटन बनाना वो प्राइमरी सेक्टर, उसमें से कॉटन क्लोथ बनाना तो वो सेकेंडरी सेक्टर। जैसे शुगर कैन में से शुगर बनाना, अब शुगर कैन तैयार किस में होता है? प्राइमरी सेक्टर में, मतलब कि एग्रीकल्चर में। शुगर कैन गन्ना तैयार होता है ना वो, और उसमें से फिर शुगर बनाना, बरोबर। तो वो शुगर किस में बनती है? फैक्ट्री में बनती है। और वो फैक्ट्री किस में आ गई? सेकेंडरी सेक्टर में आ गई, बरोबर ना। कि जैसे वीट तैयार होता है वो प्राइमरी सेक्टर में, और उसमें से जब फ्लोर तैयार होता है, मतलब कि आटा तैयार होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में। हमने चक्की पे देखा होगा ना, आटे की चक्की होती है, उस मशीन में उस वीट को पीसा जाता है ना, उस गेहूं को पीसा जाता है जिसमें से आटा बनता है, बरोबर ना। तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर की बातें कहलाई ना, बरोबर। तो ये सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद आता है फिर सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं? सर्विस सेक्टर मतलब वो सेक्टर कहलाता है कि भाई जिसके अंदर कोई चीजें बनाना या कोई चीजों के ऊपर प्रोसेस करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्विस सेक्टर को दो तरह से पहचाना जा सकता है, कि एक प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम वो सर्विस सेक्टर करता है, बराबर ना। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ज्वाइंट करने का काम सर्विस सेक्टर का है। और दूसरा, सर्विस सेक्टर सिर्फ सर्विस देता है, सिर्फ सेवा देता है, जिसके बदले में उसे फीस मिलती है या पैसे मिलते हैं, बराबर ना। वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, कि जिनमें कोई चीजें ना बनाई जाती है ना बेची जाती है, लेकिन सर्विस दी जाती है। जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दूं, सर्विस सेक्टर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, कि जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल एजुकेशन। भाई एजुकेशन, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशन पे पढ़ते हो, तो वो वहां पर कोई चीजें खरीदी या बेची जाती है क्या? क्या कोई सामान खरीदते या बेचते हो वहां पर? नहीं। वहां पे आपको सर्विस दी जाती है, आपको पढ़ाया जाता है, उसके बदले में फीस ली जाती है, बरोबर। तो जैसे एजुकेशन है, या जैसे डॉक्टर का काम हुआ, तो डॉक्टर भी कुछ खरीदते या बेचते नहीं है आपको, आपका इलाज करते हैं, उसके बदले में फीस लेते हैं। जैसे लॉयर का वर्क हुआ, बरोबर ना, जो वकील होता है वो भी आपका केस लड़ता है, उसके बदले में फीस लेते हैं, बरोबर ना। जैसे आपका मोबाइल चलता है, बरोबर, जैसे कम्युनिकेशन वर्क कहते हैं, मोबाइल इंटरनेट ये सब चलता है, तो उसमें कोई चीज दिखाई देती है जो चीज आपको बेची उन्होंने? नहीं ना। वो आपको सेवा देते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं इंटरनेट की, जिसके बदले में चार्ज लेते हैं, बरोबर ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, टेलीफोन की फैसिलिटीज, ये सब किस में आती है? सर्विस सेक्टर में। जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, बरोबर, ट्रांसपोर्ट होता है, आप एक जगह से बैठकर दूसरी जगह जाते हो रेलवे में, एक जगह से बैठकर दूसरी जगह आप जाते हो ट्रेन में, तो वहां पे आपको कुछ खरीदा या बेचा जाता है क्या? नहीं ना। आप खाली एक सीट पे बैठकर एक से दूसरी जगह गए, तो इसके पैसे आपसे लिए जाते हैं ना। तो ये सब क्या कहलाता है? सर्विस सेक्टर कहलाता है, बरोबर। तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम सर्विस सेक्टर करता है। कि जैसे समझो प्राइमरी सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल, कच्चा सामान तैयार हुआ, जो भी सामान तैयार हुआ, उसे सेकेंडरी सेक्टर तक लाएगा कौन?
तो वो सर्विस सेक्टर लेके आता है ना, बरोबर ना। कि जैसे खेतों में कॉटन तैयार हुआ, अब उस कॉटन में से कॉटन क्लोथ तैयार करने हैं, तो उन्हें फैक्ट्री तक लेके कौन आएगा? तो वो ट्रांसपोर्ट की चीजें लेके आती है ना, जो ट्रक लेके आती है, ट्रैक्टर्स लेके आते हैं, तो ये सब किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में ना, बरोबर ना। या जैसे अगर जो है वो खेत खेत में जब क्रॉप से तैयार होते हैं, तो उन क्रॉप्स में जो भी क्रॉप से तैयार होते हैं उनके लिए जो जो दूसरी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर की फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलती है? सर्विस सेक्टर के थ्रू ही ना। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज चलती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें चाहिए, कि जैसे कि उनके लिए हमें चाहिए होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ये सब किस में आता है? ये सब सर्विस सेक्टर में आता है, बराबर। तो शॉर्ट और सिंपल, सर्विस सेक्टर मतलब वो सेक्टर कहलाया कि जिसके अंदर कोई चीज़ खरीदी या बेची नहीं जाती, लेकिन लेकिन जो भी सर्विस होती है ना, वो सर्विस दी जाती है जिसके बदले में चार्ज लिया जाता है, तो वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, बराबर। तो समझ में आ रहा है ना। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो नेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हो, वो प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि उन सेक्टर में जो नेचर में से प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें तैयार हुई ना, उनके ऊपर प्रोसेस करके फिर जो नई चीज़ें तैयार की जाती हो, तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है, बराबर। और सर्विस सेक्टर क्या? तो सर्विस सेक्टर जिसमें चीज़ें बनाई या बेची ना जाती हो, जहाँ पे सर्विस दी जाती हो, उसके बदले में चार्ज लिया जाता है, तो उसे कहते हैं सर्विस सेक्टर, बराबर ना। जिसका एक एग्जांपल दूं, चलो अब ये तीनों एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में चलती रहती है, ये तीनों सेक्टर साथ में मिलकर काम करते हैं, तभी हमारा देश चल पाता है। अगर तीनों सेक्टर में से एक भी सेक्टर न होना, कि प्राइमरी सेक्टर नहीं है या सेकेंडरी सेक्टर नहीं है या सर्विस सेक्टर नहीं है, तो उसके बदले में हमारा कंट्री या उसके जगह पर हमारी कंट्री दूसरी प्लेस या उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। उसके बिना हमारा देश चलेगा ही नहीं, कोई भी सेक्टर अगर हट जाए तो देखो, ये तीनों सेक्टर इस तरह से मिलजुल कर काम करते हैं ना, और इसी वजह से पूरा देश ये चल पाता है। और पता है, कोई भी प्रोडक्ट का जब प्राइस डिसाइड होता है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, ये प्राइस डिसाइड होता है, वो किससे डिसाइड होता है पता है? कि ये तीनों सेक्टर का उसके ऊपर कितना इफेक्ट है, तीनों सेक्टर का टोटल खर्चा कितना होता है, इसके हिसाब से ही उसका प्राइस डिसाइड होता है। कि जैसे सपोज फार्मर ने जो है वो अपना वीट तैयार किया, बराबर। फार्मर ने अपना वीट तैयार किया, तो उस वीट सपोज 15 रुपए में उसने वीट फ्लोर वाले को, चक्की वाले को वो बेचा। अब चक्की वाले ने जो है वो अपनी मशीन चलाई, उस वीट का उसने फ्लोर मतलब कि आटा बना दिया, बराबर ना। उस वीट का आटा बनाया उसने, तो उस मशीन चलाई, तो उस मशीन का उसका खर्चा तो होगा ना भाई, उस मशीन का लाइट बिल का खर्चा हुआ, बराबर। या फिर जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई मशीन इतनी पुरानी हो गई, तो उसका भी थोड़ा मरम्मत का खर्चा हो जाता है। तो ये सब खर्चा लगाकर उसने फिर वो आटा है ना बेकरी वाले को बेच दिया, बेकरी वाले को उसने वो आटा दिया। कितने रुपए में दिया? तो बेकरी वाले को 20 रुपए में दे दिया उसने, बराबर। 20 रुपए में उसने बेकरी वाले को दिया। अब बेकरी वाले ने उस आटे के अंदर अपनी चीज़ें मिलाई, जैसे उस आटे के अंदर जो है वो शुगर उसने मिक्स किया, क्रीम मिक्स किया, अदर दूसरी चीज़ें भी सब मिक्स की, उसको बेक किया, बराबर। और उसमें से बनाए अच्छे खासे बिस्किट, बराबर ना। और वो बिस्किट तैयार करके उस बेकरी वाले ने फिर हमें दिए, ठीक है। तो उसने बेकरी वाले ने उस बिस्किट तैयार किया, तो उसका भी जो है वो क्या कहते हैं, शुगर का खर्चा आया होगा, उसकी बेकरी का खर्चा आया होगा, जो उसने क्रीम मिक्स की या दूसरी जो भी चीज़ें मिलाई होगी उन सब चीज़ों का खर्चा। तो टोटल मिलाकर वो बिस्किट उसने हमें बेचा कितने रुपए में? 25 रुपए में बेचा, तो उसका भी तो खर्चा निकला होगा ना फिर, बराबर ना। तो एक गेहूं, बराबर, 1 kg समझो ना, तो 1 kg जितना गेहूं जो है वो फार्मर जब तैयार करता है सिर्फ 15 रुपए में, तो उसके ऊपर बाकी के सब खर्चे निकलते हैं, बराबर ना। बीच में जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के, सर्विस सेक्टर के जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, बैंक का खर्चा हुआ होगा या दूसरे जो भी खर्चे हुए होंगे, ये सब मिलाकर फाइनल वो प्रोडक्ट हमारे में कितने रुपए में पहुंचता है? 25 रुपए में पहुंचता है,
बराबर ना। जो गेहूं में से बिस्किट तैयार होते हैं वो बिस्किट 1 किलो जितने हैं, वो बिस्किट वो सीधे हमारे पास कितने में पहुंचते हैं, 15 की जगह 25 रुपए में पहुंचते हैं। ये तीनों सेक्टर साथ में काम करते हैं इसी वजह से ना, बराबर ना। और जरूरी है, तीनों सेक्टर चलते रहेंगे तो ही तो हमारा देश चलता रहेगा ना। समझ आ रही है ना बात। तो देखो, आज जैसे हमने इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझा, इनके टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हमने समझे। अब ऐसे ही जो चैप्टर के आगे के पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।